अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ये जानते हैं कि गूगल आपके कौन कौन से राज जानता है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मिज़ार है जो अपना रंग यानी कि कलर बदलता रहता है? या फिर ये कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर कोई इंसान मर जाए तो रोने की बजाय वहाँ के लोग अपने कपड़े उतार कर रक्स करते हैं। अगर नहीं जानते तो क्या हुआ, आपको मिलेंगे ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की इसी एपिसोड में। तो जल्दी से बांध लीजिए अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाइए तैयार। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं डीप फैक्ट्स का आज का ये सफर। मैं हूँ आपका मेजबान उमैर हसन। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। जब कोई इंसान मरता है तो इसके दिमाग के कुछ पार्ट्स ओपन रहते हैं, और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 7 मिनट तक दिमाग के ये पार्ट्स ओपन रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस इंसान की पूरी जिंदगी की तमाम यादें इन 7 मिनट में इसके दिमाग में घूमती रहती हैं, यानी कि सर्कुलेट करती रहती है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया। फैक्ट नंबर 2। कोशेक रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर एक इंतहाई मुनफरिद काम किया गया जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं किया। आप यकीनन अपने बालों के लिए मार्केट से शैम्पू खरीद कर इस्तेमाल करते होंगे, या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जो प्लास्टिक की बोतल में आती होगी, और इस्तेमाल करने के बाद आप इस बोतल को किसी कचरे की टोकरी की नजर कर देते होंगे, और इससे माहौल में आलूदगी होती है जो कि हम सभी जानते हैं। लेकिन इस कंट्री में कस्टमर्स को खत्म हुई बोतल को दोबारा रीफिल करने की सहूलत दी गई है। इस चीज के लिए पूरे मुल्क में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि कस्टमर हजरात इस बोतल में दोबारा शैम्पू या फिर लोशन वगैरह जैसी चीजें भर सके और फिर इसे रीयूज कर सके। मेरे ख्याल से ये चीज हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए ताकि हम प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन से बच सके। मगर ऐसी अकल हमारी गवर्नमेंट को कौन दे? मतलब यार कि कंपनीज को रीफिल सर्विसेज देनी चाहिए ताकि प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन ना फैले। आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, ये जल्दी गलता सड़ता नहीं है। इस चीज के लिए ये बड़ा ही जबरदस्त आइडिया है जो कि बदकिस्मती से सिर्फ अभी तक इसी मुल्क में किया गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, चाहे कोई ऑनलाइन सर्च हो या फिर प्ले स्टोर की ऐप, गूगल की किसी न किसी सर्विस को तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वाले हर इंसान का जीमेल अकाउंट तो लाजमी होता है, लेकिन गूगल की इतनी सारी ऐप्स इस्तेमाल करने के बाद क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल आपके बारे में कितना जानता है? अगर नहीं तो मैं बता दूं कि गूगल शायद आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता हो। और वो कैसे जानता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप में से कुछ लोग ये तो जानते होंगे कि गूगल हमें ट्रैक करता है, लेकिन कितना ट्रैक करता है ये जानकर शायद आपके होश उड़ जाए। शुरू में गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन कंपनी थी जो कि अब यहीं तक महदूद नहीं रही। अब ये एक ट्रैकिंग कंपनी बन चुकी है। आपने गूगल पर आज तक क्या क्या सर्च किया, आपने यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियोस देखी और आप कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रही हैं। इन शॉर्ट आपकी पूरी इंटरनेट की हिस्ट्री गूगल के एक डेटाबेस में हमेशा के लिए स्टोर रहती है। और दोस्तों, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि ये ट्रैकिंग गूगल के सिर्फ क्रोम ब्राउजर में हो। गूगल अपने वेब ट्रैकर्स के जरिए ये सारी ट्रैकिंग करता है। इन इंट्रोज और इरिटेटिंग एड्स के लिए एड्स की दुनिया का बेताज बादशाह है और मैक्सिमम एड्स गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही काम करती हैं। गूगल अपने पास ये तक रिकॉर्ड करता है कि आपने किसी ऐड को देखा या नहीं, अगर देखा तो क्या देखा और देखकर क्लिक किया या नहीं, गूगल ये भी जानता है। इस ट्रैकिंग की हद और भी बढ़ जाती है जब आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। आपकी लोकेशन से लेकर ऐप इस्तेमाल करने की आदतें, मैसेजेस, फोटोज, सब कुछ गूगल देख सकता है। और गूगल ये सब सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि ये तमाम डाटा आपके फोन से कलेक्ट करके अपने डेटाबेस में आपकी एक यूनिक प्रोफाइल बनाता है, और फिर इसी प्रोफाइल की बुनियाद पर गूगल आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखाता है, और इन एड्स को एडवर्टाइज करने वाले हजरात से अच्छी खासी रकम बटोरता है। तो क्या बोलते हो दोस्त, इस ट्रैकिंग के सीक्रेट के बारे में कुछ समझे? मुझे उम्मीद है कि इस फैक्ट की मदद से आप ट्रैकिंग के धंधे को समझ चुके होंगे। फैक्ट नंबर 4। इस फैक्ट में मैं आपको इंडिया के शहर आगरा में मौजूद ताजमहल के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। शाहजहां 5वां मुगल बादशाह था। वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का हुक्मरान था। इस इंसान की तामीर करदा मशहूर इमारत ताजमहल है। ताजमहल इस इंसान ने अपनी मनपसंद और चहेती बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज शाहजहां की पसंदीदा मलका थी। 1629 में जब मुमताज ने वफात पाई तो शाहजहां ने इसके मकबरे को शाहकार बनाने की ठान ली। इस इंसान ने इस मकसद के लिए आगरा के शहर जमुना के नजदीक एक जगह का इंतखाब किया और अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत में बदलकर मुमताज बेगम के नाम कर दिया। जब ताजमहल की तामीर खत्म हुई तब शाहजहां का ये इरादा था कि दरिया के मुखालिफ सिमत पर
अपने लिए भी संगमरमर का एक मकबरा तामीर करवाए। लेकिन इस इंसान के लिए कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इसके खिलाफ बगावत की और इसे नजरबंद कर दिया और फिर 1666 में शाहजहां वफात पा गया और फिर इसको ताजमहल में अपनी बीवी के कदमों में दफन किया गया। और इस बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल दिन और रात में मुख्तलिफ रंग बदलता है। सुबह सहर के वक्त ताजमहल गुलाबी कलर इख्तियार करता है और शाम के वक्त दूधिया सफेद होता है और इन बदलते रंगों को औरज के मिजाज से तशबीह दी जाती है। ताजमहल एक मिजार है, मगर इसको देखकर कभी मौत का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा ये लगा कि इस इमारत के पीछे छुपी शक्ल में मोहब्बत कैद है। फैक्ट नंबर 5, दुबई की बिल्डिंग्स की आप ऐसी तस्वीर इंटरनेट पर देखते होंगे। आपको शायद लगता हो कि यार क्या ये बिल्डिंग बादल को फाड़ कर ऊपर निकल आई है? तो आपको बता दूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। बिल्डिंग्स चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, लेकिन बादल तक कभी नहीं पहुंच सकती। पूरी दुनिया में सिर्फ माउंट एवरेस्ट ऐसी चोटी है जो कि बादलों को टच करती है और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 1000 साल तक कोई भी कंट्री इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सके जो बादलों को फाड़ कर ऊपर निकल आए। तो दोस्तों बता दूं, दुबई की ये बिल्डिंग्स बादलों को फाड़ नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बादल बहुत ऊपर होते हैं। तो बात यह है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉग है, जिसको उर्दू में धुंध कहते हैं। ये तस्वीर सर्दियों में सुबह सुबह में ली गई है और जब शहर में इस तरह का फॉग यानी कि धुंध होती है तो ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग्स बादलों में डूबी हुई हैं। और इसी से रिलेटेड जहाज से ली गई इस तस्वीर को देखें, आपको ये लग रहा होगा कि ये बादल है। नहीं जनाब, ये बादल नहीं है, ये भी फॉग है। जब अर्ली मॉर्निंग फॉग होती है तो दुबई में कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, हमारे मुल्क में किसी का भी इंतकाल होने के बाद मरने वाले का गम और सोग मनाने की रवायत है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मैयत को दफनाते वक्त लवाहिकीन डांस करते नजर आते हैं। ये अजीब रवायत चीन के कुछ देही इलाकों में राइज है। यहाँ पर किसी शख्स की मौत होने पर मैयत को रखकर गैर इखलाकी डांस करते हैं, जिसे उर्फे आम में स्ट्रिप डांस भी कहते हैं। लेकिन अब दौर की तब्दीली के साथ ये रवायत भी जदीद शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अपने शोहर की मौत होने पर बीवी स्ट्रिप डांसर्स को बुलाती है, जहां पर ये सब मिलकर रोने धोने का ड्रामा करते हैं और इस ड्रामे करने का खवातीन अच्छा खासा मुआवजा भी लेती हैं। इन औरतों का कहना है कि ऐसा करके वो अपने शोहर को आखिरी तोहफा देती हैं। चीन के देही इलाकों में ये रवायत बरसों से चली आ रही है और वहाँ के देहातियों का कहना है कि लड़कियों को गैर इखलाकी रक्स करने से मरने वाले शख्स के आखिरी सफर में ज्यादा लोग जमा होते हैं, जिससे मरने वाले की रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अब चीन की हुकूमत इस अजीबोगरीब रवायत को गैर कानूनी करार देते हुए पाबंदी आयद करने की ठान चुकी है। फैक्ट नंबर 7, आपके घर में आपकी मम्मी, पापा या फिर दादा या दादी में से किसी न किसी की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लाजमी होगी। लेकिन क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि इन पुरानी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल असली जैसे? जी हाँ, बल्कि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से आप वीडियोस को भी कलरफुल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, नाश्ते में लिए जाने वाले इस ब्रेड की तस्वीर को गौर से देखें। आपने इसे जरूर खाया होगा। अमूमन ब्रेड के पैकेट में से पहला स्लाइस इस तरीके से राउंड शेप में कटा होता है और बाकी तमाम नॉर्मल होते हैं। इस पर एक सर्वे किया गया जिसमें नतीजा ये निकला कि 90% लोग ब्रेड के पहले स्लाइस को इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये अजीब सा नजर आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो इस स्लाइस को सबसे पहले खाता हूँ। अगर आप इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि ये अजीब सा नजर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, नासा नामी कंपनी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाकर जमीन पर वापस ला चुकी है। लेकिन क्या फ्यूचर में ऐसा ही कुछ मार्स मिशन में मुमकिन है? क्या एस्ट्रोनॉट्स मरीख की सैर करके वापस जमीन पर आ सकते हैं? इसका जवाब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन दोस्तों इसका जवाब बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना जवाब देने के लिए वीडियो को यहीं पर पॉज करके कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दम पर मार्स मिशन पर जाना और वापस जमीन पर आना इतना इम्प्रैक्टिकल है कि हम इसे इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और मॉडर्न रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होने के बावजूद आज भी साइंटिस्ट इन्हीं ग्रेविटी मोशन और एरोडायनामिक्स के असूलों से बंधे हुए हैं, जिसमें नासा के साइंसदान भी 60 की दिहाई में बंधे हुए थे। इस सियारे से वापस आने में सबसे बड़ी मुश्किल है ग्रेविटी। मरीख पर चांद से भी ज्यादा ग्रेविटी है।
जहां चांद पर 1 किलो मास को लिफ्ट करने के लिए 632 किलोग्राम हार्डवेयर टैंक और फ्यूल की जरूरत होती है, वहीं मरीख पर इससे दुगने से भी ज्यादा हार्डवेयर और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो मरीख पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। दूसरा है मार्स की जमीन से दूरी। दोस्तों, अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स 3 ही दिन में चांद पर पहुंच गए थे, लेकिन जमीन से चांद की दूरी से जमीन से मार्स की दूरी 203 गुना ज्यादा है। कैलकुलेशन के हिसाब से मार्स तक पहुंचने में एस्ट्रोनॉट्स को 4600 दिन या फिर 12 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, और 1200 साल तक स्पेस पर पावर्स और सप्लाईज मेंटेन कर पाना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से फिलहाल तो ये नामुमकिन ही है। तो फिर इसी के साथ हमारा आज का सफर भी होता है खत्म। दोस्तों, अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार फिर मिलेंगे डीप फैक्ट्स के इनक्रेडिबल सफर पर। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरा आप सबका तहे दिल से बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।